स्टूडेंट्स, नितिन बख्शी आपका स्वागत करता हूं मैं। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी इसमें आज का हमारा 9 नंबर का लेसन हम देखने जा रहे हैं, रीढ़ की हड्डी। ये लेसन किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है और बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दी। ये एक एकांकिका है, एक्चुअली एकांकी है, एक छोटा सा नाटक है एक अंक का और बहुत ही सुंदर है। इसमें से जगदीश चंद्र माथुर जी ने जो हमको संदेश दिया है ना, वो सबके लिए बहुत अच्छा है, सबके लिए बहुत ज़रूरी संदेश है। और उन्होंने ये जो लिखा है आज की जो प्रस्तुत एकांकी में, उन्होंने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है कि हर स्त्री ने, हर महिला ने किस तरह से सीखना ज़रूरी है। आप सीखिए, बगैर सीख के आप घर को रहेंगी तो इससे आपका नुकसान होगा। और समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है कि भाई आप सीखिए। नारी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व यहाँ पर आज दिया है। दोस्तों, जगदीश चंद्र माथुर जी का ये बहुत ही उम्दा एकांकी है, ये हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। उनका 1917 में यूपी के मतलब बुलंदशहर में उनका जन्म हुआ था और 1978 में उनका देहांत हो गया। और ये बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं और संस्कृति के बहुत ही धनी थे। ये आप आकाशवाणी में काम करते हुए इन्होंने हिंदी को लोकप्रिय बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और ये नाटककार के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये इन्होंने आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जो सीखने जा रहे हैं, ये उनकी एक एकांकिका है और बहुत ही उम्दा, बहुत ही सुंदर है, आपको बड़ा पसंद है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी आप इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हो, स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हमारा शरीर पूरा डिपेंड करता है, उसको कहते हैं हम रीढ़ की हड्डी। अगर जिसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं है वो खड़ा भी नहीं रह सकता है, इसलिए रीढ़ की हड्डी का मतलब स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पीठ की हमारी बीच की हड्डी जो है उसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं। देखिए, अब ये जो एकांकी है, इसके जो पात्र है वो मैं बता देता हूँ। उमा, ये सुशिक्षित युवती है। ये युवती जो है ये पढ़ी लिखी है। उमा। रामस्वरूप जो है वो उमा के पिता है। प्रेमा जो है वो उमा की माँ है। शंकर ये एक युवक है, ये युवक का एक छोटा सा रोल है। और गोपाल प्रसाद जो है वो इस शंकर के पिता है। मतलब एक लड़की उसके माता पिता, एक लड़का उसके पिताजी, ऐसे 5 यहाँ पर पात्र है आज। और एक रामस्वरूप का नौकर है, रतन करके। ठीक है, अब एक्चुअली ऐसा है इसमें कि ये लड़की जो है हमारी उमा, उसको देखने के लिए ये लड़का आता है, शंकर जो है जिसका नाम है, ये देखने के लिए आ जाने वाला है इसकी शादी के उपलक्ष्य में। और उस दौरान जो बातें होती है, जो घटनाएं होती है, वो इस एकांकिका में दी गई है। ठीक है, तो मैं अभी आपको स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के। अधेड़ उम्र के मतलब जिनकी उम्र ज्यादा है। अधेड़ का मतलब है बूढ़े हो चुके हैं वो, ऐसे है। ठीक है, जिनके 50 से ज्यादा उम्र है, ऐसे अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रहा है। एक क्या बोलेंगे उसको, एक ऐसा डेस्क लेके आ रहे हैं जिसका एक उनके नौकर ने पकड़ा है, एक उसका पार्ट, और एक उन्होंने पकड़ा है और वो ऐसा इसको लेके आ रहे हैं स्टेज पे, मतलब ड्राइंग रूम में लेके आ रहे हैं। ठीक है, रामस्वरूप ये उनका नाम है, उस लड़की के पिताजी का। तो उन्होंने कहा, नौकर से अपने कह रहे हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर। बाद में फिर वो तख्त को रख देते हैं। तो उसका नौकर पूछता है, बिछा दे साहब। रामस्वरूप मतलब लड़की के पिता जरा तेज आवाज में कहते हैं, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ जब अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और यहाँ पसीना किस लिए बिछा रहे, पसीना किस लिए बहा रहे हैं हम लोग? मतलब तो थोड़ा चिढ़ के अपने नौकर से कहते हैं, अब ये तख्त डालेगा नहीं तो क्या सर पे खड़ा रखेगा? इतने देर से हम पसीना क्यों बहा रहे हैं अपना, चलो रखो। तो वो जो नौकर है वो अपना तख्त बिछाता है, हैं करता है, थोड़ा हंसता है। और फिर रामस्वरूप क्या करता है, मतलब लड़की के पिताजी जो, उनका नाम रामस्वरूप है, वो अपनी दरी उठाते हैं, मतलब एक चादर उठाते हैं और बीबी जी के कमरे में से, और कहा, और उसको कहते हैं वो नौकर को कि जाओ बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा के लाओ और सितार भी लेकर। हारमोनियम का मतलब आप जानते हो, हारमोनियम का मतलब है बाजा, पेटी जिसको हम बोलते हैं। तो
बजा संगीत के वक्त जो जरूरी है वो हारमोनियम, उसको बाजा कहते हैं। और सितार, सितार भी एक ऐसा क्या बोलेंगे वैसा वाद्य है, ये वाद्य का प्रकार है हारमोनियम और सितार भी, कि जो संगीत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो नौकर को कहते हैं कि आप हारमोनियम भी लेके आओ, सितार भी लेके आओ, यहाँ बराबर ढंग से रख दो आप। ठीक है, और उतने में रतन जाता है, मतलब नौकर चला जाता है, इनकी पत्नी आती है और पत्नी और पति मिला के वहाँ पर वो दरी बिछाती है। दरी का मतलब चादर बिछाते हैं, क्योंकि अभी उसको देखने के लिए लोग आने वाले हैं। तो प्रेमा मतलब लड़की की माँ है ये, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है, वो नाराज होकर बैठी है। क्यों, क्या हो गया? तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीने से आए मतलब जरा ढंग से आए, मतलब बराबर कपड़े पहन के आए, जो कुछ भी छोटे मोटे जेवर पहन के आना है वो आइए, पाउडर वगैरह लगा के आए, जरा ढंग से आए नीचे। तो अब लड़का देखने आ रहा है तो अच्छा दिखने को होना। ठीक है, ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभी सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। अब देखिए, ये उसको देखने वाले जो लोग आने वाले थे वो कैसे थे, खुद तो वकील थे, पढ़े लिखे थे, सभाएं में सोसाइटी में सभी जगह जाते थे और खुद तो पढ़े लिखे थे, लेकिन इनकी इच्छा थी कि भाई जिस लड़की से इसकी शादी हो वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो। ठीक है, और उसने पूछा लड़की की माँ ने, फिर लड़का कैसा है? तो बोलता कि वो तो बाप शेर तो लड़का सवा शेर। बाप शेर तो लड़का सवा शेर का मतलब है बेटा बाप से अच्छा है, वो बेटा बाप से भी भारी है। बीएससी करने के बाद में लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है और कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और पढ़ाई का दूसरा है। मतलब मैं शादी अलग इसके लिए कर रहा हूँ और पढ़ाई अलग है, तो इसलिए दोनों अलग अलग है, क्या करें, मजबूरी है, इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ, ऐसा लड़के का कहना है। ठीक है, आगे देखते हैं। लड़की जो है वो धीरे धीरे रतन मतलब सॉरी, वो उनका जो नौकर है, वो नौकर की आवाज़ आती है धीरे से, बाबूजी बाबूजी, वो लोग आ गए। तो ये लड़की के पिता जो है वो बोलते कि दरवाजे से बाहर झांकते हैं, अरे प्रेमा वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी वो मेहमानों के लिए। हाँ हाँ हाँ, और मेहमानों की तरफ देखते हैं वो, आइए आइए साहब। वो जो लड़का और लड़की के पिताजी जो है वो आते हैं। मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? लड़के के पिता खखार कर मतलब नहीं तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। और फिर लड़के की तरफ देख के वो बोलते हैं, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टी है? तो जवाब देता है, जी कॉलेज की छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। वीकेंड का मतलब है सप्ताह के आखिरी दिन, शनिवार, सैटरडे और संडे जो इसको हम बोलते हैं, शनिवार और रविवार, ये दो जो दिन हैं वो उन दिनों में आया हुआ था, वीकेंड में आया हूँ बोलता। तो आपके कोर्स खत्म होने को आप साल भर रहा होगा, ये पूछ रहे उसको, आपका कोर्स साल भर में खत्म हो जाएगा? जी यही कोई साल 2 साल। वो बोलता है साल 2 साल, अब ये साल के बजाय साल 2 साल क्यों बोलता है, कुछ समझ में नहीं आता। ये पूछते हैं साल 2 साल? हाँ हाँ, एक आधे साल में कि मैं मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन का मतलब है लड़का कुछ ज़्यादा ब्रिलियंट है नहीं वो, अगर मार्जिन का मतलब है वो फेल वेल हो जाता है तो एक आधा साल ज़्यादा लग सकता है, उसको बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, अपनी आवाज़ और वो जो लड़के हैं वो बोलते हैं, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बात की जाए। लड़के के पिताजी देखिए क्या बोलते हैं कि चलो बिजनेस की बातें करते हैं। अब ये लड़की के पिताजी बोलते हैं, बिजनेस? आप तो लड़की देखने आए हैं ना, इसमें बिजनेस कौन सा? फिर बोलते हैं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जरा पहले नाश्ता तो कर लो। तो बोलते ये सब आप क्यों तकल्लुफ करते हैं? तकल्लुफ का मतलब है क्यों संकोच करते हैं। तकल्लुफ का मतलब होता है संकोच। ठीक है, आप क्यों संकोच करते हैं खाने पीने का? पहले वो लड़के के पिताजी जो है वो शायद बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे लोभी है, पैसे वैसे के मामले में बात करना है उनको, और उनका कहना क्लियर था कि हमें लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। ठीक है, चुपचाप घर में बैठी रहे वो तो बस बहुत है। आगे क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अपने लड़के के पिताजी अपने लड़के को बोलते हैं, झुक कर क्यों बैठे हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, ऐसा कहते, इतना ऐसा कुछ कहते रहते, इतने में वो रामस्वरूप चाय की ट्रे लेकर मेज पर रख देते हैं। तो लड़के के पिताजी जरा ऐसे ही बोलते, आखिर आप माने नहीं, चाय लेकर ही आए? हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? बोलता नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और चीनी जरा ज़्यादा डालिए। चीनी का मतलब है शक्कर। खखार कर फिर से, सुना है सरकार अब
ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स भी लगाएगी, वो शंकर बोलता है, लड़का बोलता है। तो शंकर के पिताजी बोलते हैं चाय पीते हुए, सरकार चाहे सो कर ले, अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। आमदनी का मतलब है इनकम बढ़ाना है। अगर हमारा इनकम, आमदनी का मतलब अगर आपको पैसा चाहिए, अपना इनकम बढ़ाना है, तो आपको एक ही टैक्स, सरकार को एक ही टैक्स लगाना चाहिए। ये लड़की के पिताजी बेचारे पूछते हैं वो क्या, कौन सा टैक्स? तो खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर दोनों हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी नहीं करेंगे। तो चू का मतलब है चू नहीं करेंगे, इससे मेरा मतलब है ज़्यादा बड़बड़ नहीं करेंगे, चुपचाप टैक्स। जनरली टैक्स का क्या रहता है दोस्तों कि कोई भी टैक्स जब सरकार बढ़ाती है तो लोग बहुत बड़बड़ करते हैं, मतलब कंप्लेंट करते रहते हैं कि यार ये कितना टैक्स बढ़ा दिया, ये कोई ठीक बात है क्या? वो बोलते हैं लेकिन अच्छे दिखने पर अगर टैक्स लगा दिए जाएंगे तो कोई बड़बड़ नहीं करेगा। ये कुछ भी ऐसी बड़बड़, वाहियात जैसी बड़बड़ करते हैं एक्चुअली वो। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। मतलब वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। मतलब उनका कहना यह है कि खूबसूरत तो लड़की चाहिए ही, आजकल खूबसूरती के बगैर तो कुछ चलेगा ही नहीं। फिर वो समोसा उठाते हैं, समोसा लाते हैं, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। हाँ ये सही बात है आपका, मतलब जो आप कह रहे हो वो एकदम सही है। फिर शंकर की तरफ मुखातिब होकर, मतलब शंकर की तरफ मुड़ते हैं वो रामस्वरूप और पूछते हैं आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? बोलता किस दिल में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। उसके पिताजी कहते हैं बीच में, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। निहायत जरूरी है मतलब निहायत मतलब बहुत ज्यादा। लड़की का अच्छा दिखना, खूबसूरत रहना, लड़के के पिताजी कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो कम पढ़ी लिखी चाहिए लेकिन बहुत अच्छी दिखने में भी चाहिए। कितने बेवकूफ़ लोग भरे हैं, क्या करेंगे। लेकिन ये लेखक जो है हमारे, इन्होंने ये सुंदर एकांकी लिखी है और इसमें बहुत सारे कड़क चीज़ें आगे उन्होंने लिखी है। ये आपको आगे चलते ध्यान में आ जाएगा। जी, जायचे का मिलना मतलब निहायत जरूरी है। जायचा तो मिल ही गया होगा। जायचा का मतलब है जन्म पत्री, कुंडली। मतलब लड़का और लड़की की कुंडली मिलना, वो बोलते कोई ज्यादा खास बात नहीं है, वो मिल जाती है। लेकिन लड़की खूबसूरत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। रामस्वरूप बोलता है कि जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझ लीजिए। मतलब वो कहते हैं कि चलो भगवान के इस पे रख दीजिए, बस खत्म उनके चरणों पे, बाकी कुंडली कुंडली तो मिल ही जाएंगी। अब वो लड़के के पिताजी बोलते हैं लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। मतलब उनको उतना ही आना चाहिए कि वो अपनी सिलाई कढ़ाई का काम कर ले, बस पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है। लड़की के पिताजी बेचारे जरा हाँ 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 कर देते हैं और फिर मेज को एक तरफ सरका देते हैं। फिर अंदर के दरवाजे की तरफ वो अरे जरा पान भिजवा देना, वो बोलते हैं। अब क्या हो जाता है कि पान लेके आ जाते हैं तो उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है तो नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। अब उमा जो है लड़की, वो वहाँ रहती है, वो पान देती है तो थोड़ा सा उसका चेहरा उनको दिखता है, तो उसके चेहरे पर चश्मा रहता है। तो सुनहरे रिम वाला चश्मा मतलब ऐसा चश्मा कि जिसकी फ्रेम जो है वो चमकने वाली है। तो वो बाप बेटे दोनों चमकते हैं, चश्मा उनको लगता है एक साथ। तो लड़की के पिताजी बोलते हैं कि घबरा कर सबका मतलब सक पकाकर बोले तो ऐसे घबरा कर बोलते हैं कि जी वो तो पिछले महीने इसकी आंख दुख रही थी इसलिए लग गया, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाया है। देखिए मतलब लड़की को चश्मा लगाने पर भी इतना तकलीफ होती है सबको कि क्या बताएं। पढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ, ये पूछते हैं इसके लड़के। तो बोलता कि नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज किया है ना, वो तो मैंने बताया ना आपको कि वो इसके लिए वजह से नहीं है, वो और किसी कारणवश है, ठीक है, वो बस उसकी आंख दुख रही थी इसलिए। गोपाल प्रसाद बैठो बेटी, लड़की को बोलते बैठो, वहाँ बैठ जाऊँगा उस तख्त पर अपने बाजे के पास में। तो उस वो सतार वतार ला के रखा है ना, वहाँ पर बैठने के लिए बोलते हैं। गोपाल प्रसाद ये वहाँ तक जाती है तो वो गोपाल प्रसाद देखता है कि ये कैसी चलती है। बोला चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है, उसको लड़की को पूछते हैं ये। तो रामस्वरूप जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आधा गीत सितार के साथ में। तो उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है।
तो उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिलती है और वो गाते गाते एक साथ रुक जाती है। वो शंकर इस तरफ ऐसा देख रहा है उसको, तो वो क्या करती है कि शंकर की तरफ देखती है, अचानक रुक जाती है। फिर तो रामस्वरूप क्यों, क्या हुआ, गाना पूरा करो उमा, उसके पिताजी बोलते हैं। तो ये लड़के के पिताजी बोलते नहीं नहीं साहब काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रख कर अंदर जाने को बढ़ती है, मतलब सितार रखती है और अंदर जाने के लिए जाती है। तभी वो गोपाल प्रसाद मतलब जो लड़के के पिताजी है वो कहते हैं ठहरो, अभी ठहरो बेटी, थोड़ी और देर बैठी रहो। फिर उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद कहता है तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप रहती है। हाँ वह तो मैं आपको, लड़की के पिताजी को बोलते, हाँ मैं तो वो करना बताना भूल गया कि यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, ये इसी ने बनाई है, वह उस दीवार पर भी। फिर से वो पूछते हैं यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? तो फिर लड़की के पिताजी जी बोलते हैं सिलाई तो सारे घर की इसके जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरे कमीजें भी। ऐसा बोलते हो। गोपाल प्रसाद बोलते हैं हाँ लेकिन ठीक है बेटा, लेकिन तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं कि नहीं इसमें? उमा फिर चुप रहती है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए हुए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं, रामस्वरूप घबराते हैं। जवाब दो उमा। रामस्वरूप हाँ हाँ जरा शर्माती है, इनाम तो इसने खुद ही। फिर से रामस्वरूप बोलने लगते हैं, उसके पिताजी बोलने लगते हैं। तो लड़के के पिताजी बोलते हैं कि जरा इसे भी तो मुंह खोलने दो, लड़की को तो बोलने दो। रामस्वरूप उमा देखो ये सब क्या कह रहे हैं, आप जवाब दो। तो उमा हल्की सी लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, देखो यहाँ पर इसके आगे का जो पार्ट है वो बहुत ही सुंदर है, ये एकांकी का सुंदर पार्ट है, तो आप बिल्कुल इसे ध्यान से देखिए। फिर उमा मजबूत आवाज में क्या कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी और मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई है तो अच्छा है, वरना मतलब वो बोल रही कि मैं एक, आप किसी दुकान में जाते हो तो दुकान में जाने के बाद में क्या करते हो, आप वो कुर्सी और टेबल अगर आपको पसंद आ गए हैं तो आप कुर्सी टेबल को पूछते हो क्या कि तुमको मैं पसंद आ गया हूँ क्या? आप तो दुकानदार से बात करते हो और उसके पैसे दे के लेके आते हो। और यहाँ पर मैं उसी कुर्सी टेबल की तरह हूँ कि जिसमें ये लड़के का बाप और आप ये दोनों ही सिर्फ बात कर रहे हैं। मैं तो कुर्सी टेबल की जैसी हूँ, आप दोनों ने डिसाइड किया तो मैं इनके साथ चली जाऊंगी, बस और क्या है। ये एकदम कड़क शब्द में कहती है कि मुझे क्या टेबल कुर्सी समझ के रखा है। तो रामस्वरूप लड़के का बाप जो है वो एकदम चौंक कर खड़े हो जाते हैं। नहीं रामस्वरूप नहीं, सॉरी लड़की के पिताजी बेचारे उनको घबरा जाते हैं कि अपनी बेटी ने इस तरह से जवाब दिया। तो वो बोलते उमा उमा ये क्या क्या जवाब दे रही हो, क्या बोल रही हो? अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, वो कहती है अपने पिताजी से कि मुझे बात कर लेने दीजिए, अब आपने कहा है तो। गोपाल प्रसाद ताव में आकर लड़के के पिताजी बोलते हैं बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था, इसके लिए बुलाया मुझे यहाँ पर? तो उमा तेज आवाज में, उमा फिर से कहती है एकदम कड़क सशक्त आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतने देर से नाप तौल कर रहे हैं। मतलब वो कहता है कि आप हमको बेइज्जती के लिए बुलाया है क्या? वो लड़के के पिताजी कहते। तो उमा उस पर जवाब देती है कि हमारी बेइज्जती आप नहीं कर रहे हो, हर जगह ये पूछ रहे हो कि तुम्हें ये आता कि नहीं, तुम्हें वो आता कि नहीं, तुम्हें ये आता क्या, तुम ये ढंग से कर सकती हो क्या, तुम्हें इनाम मिला है कि, ये क्या है? ये हमारी बेइज्जती नहीं तो क्या है? ये बेइज्जती है हमारी। तो आप इतनी देर से जो नाप तौल कर रहे हो। तो शंकर जो लड़का है, लड़का फिर उठता है और बोलता कि बाबूजी चलिए, उसके पिताजी को बोलता है चलिए। तो गोपाल प्रसाद क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? लड़के के पिताजी उसको पूछते क्या आप कॉलेज में पढ़ी हो? तो उमा का एकदम फिर से एकदम सही और सटीक जवाब देते हैं, जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है, ना आपके पुत्र की तरह मैं हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मतलब ये मिलने से पहले उमा ने उस लड़के के बारे में भी जानकारी हासिल किया था कि ये लड़का एक नंबर का ऐसे ही बदमाश है, लड़कियों के हॉस्टल में जाके ताक झांक करता है। ताक झांक करना मतलब छुप छुप के देखना। ये हॉस्टल, लड़कियों के हॉस्टल में जाके छुप छुप के देखता है। और इनसे पूछिए ये किस तरह नौकरानी के पैर में पड़कर अपना मुंह छुपा कर भागे थे। किसी एक नौकरानी से भी इनका कोई प्रॉब्लम हुआ था तो नौकरानी के पैर में पड़ के ये अपना मुंह छुपा कर भाग गए थे। मतलब ये सब जानकारी लड़के के बारे में उमा ने पहले ही निकाल लिया था। इतना मतलब
इतना खराब और इतना बोगस कैरेक्टर का बच्चा था वो, ये लड़का था। रामस्वरूप जो है उस लड़की के पिताजी बोलते अरे उमा उमा बेटा ये सब क्या बोल रही हो तुम, लेकिन लड़के के पिताजी गुस्से में खड़े हो जाते हैं, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। दगा का मतलब धोखा किया है, दगा किया मतलब मेरे साथ आपने धोखा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि ये सिर्फ मैट्रिक पढ़ी है, और दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, चलते हैं दरवाजे से बाहर। उमा फिर से जाते जाते भी उनको समझा देती है कि जी हाँ जाइए, जरूर जाइए, चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए, घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी आपके लाडले बेटे में कुछ दम है कि नहीं। रीढ़ की हड्डी मतलब हमारी, मैंने बताया था, स्पाइनल कॉर्ड, मेन कॉर्ड, जिसके भरोसे हम खड़े रह सकते हैं। तो ये जो आपका बेटा है इसमें रीढ़ की हड्डी भी है कि नहीं, ये खड़े रहने के लायक है भी नहीं, ये आदमी कहलाने के लायक भी नहीं है, यानी कि बैकबोन। बैकबोन बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है, और उनके लड़के के रुलासापन, लड़का भी अपना इतना सा मुंह लेके ऐसा चला जाता है, और उसके पिताजी जो है वो भी गुस्से में चले जाते, दोनों बाहर चले जाते हैं और उमा चुप हो जाती है। कितना सुंदर मैसेज है, देखिए दोस्तों। भोर का तारा ऐसी एकांकी का संग्रह है इनका, हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी का, इसमें से ये एकांकी ली गई है। बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर मैसेज दिया गया है कि लड़कों की इच्छा रहती है, लड़कों के पिताजी की इच्छा रहती है कि लड़कियां जो है वो कम पढ़ी लिखी रहे, दिखने में सुंदर रहे लेकिन कम पढ़ी लिखी रहे, तो ही उनसे शादी करते हैं। और लड़की ने जब देखा अपना, इनका मतलब लड़का तो एकदम एक नंबर का बेवकूफ़ है, उसको कोई अपना कैरेक्टर नहीं है, सब गलत चीज़ें वो करता है, लेकिन तब भी लड़की कैसी चाहिए, सुंदर भी चाहिए और कम पढ़ी लिखी चाहिए, ताकि वो चुपचाप बैठी रहे और जो ये लड़का कहे वो सुनती रहे। लेकिन उमा हमारी ऐसी नहीं है, वो ग्रेजुएट है, बीए पास है और ब्रिलियंट है, और अपने जो विचार है वो सही ढंग से कहने की इसमें हिम्मत रखती है। तो ये जो सुंदर मैसेज आज की इस एकांकी में आपको मिला है, तो आप, आई होप कि आपको ये जो एकांकी है, जो अपन ने आज जो पढ़ी है हमारी रीढ़ की हड्डी, ये आपको बहुत पसंद आ गई होगी। इसे पढ़ भी लीजिए, और ये जो कहानी है अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपने दोस्तों से भी बताइए, अपने माँ पिताजी से इसके बारे में डिस्कस कीजिए कि इस तरह होता है क्या। अगर आप इस तरह, तो आप उनसे पूछेंगे तो वो भी बताएंगे आपको कि हाँ इसी तरह होता है। आज कम हो गया है आजकल के ज़माने में, लेकिन ये सब ऐसा ही होता था, लेकिन आज भी ऐसी बातें चलती हैं, ऐसी रीतियाँ जो है वो चालू है आजकल भी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज का जो हमारा ये एकांकी है जो आपको पसंद आ गई होगी। ये हमारा लेसन नंबर 9 था, रीढ़ की हड्डी। ये आपको पसंद आ गई होगी और समझ गया होगा। ये पूरे उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो लिखे हैं, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स समझो लिखने हैं मैंने नहीं लिखे हैं, वो मैंने मेरे लेक्चर में समझा दिए हैं आपको। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि जब भी आप ये लेक्चर पढ़ो तो साथ में किताब लेके बैठो, बस दैट्स ऑल। किताब लेके बैठे कि आपका आधा से ज़्यादा काम हो जाता है। और जो भी बाकी ऐसे वर्ड्स है कि जिसका मैंने मीनिंग आपको इस पर लिख नहीं दिया है, वो मैंने एक्सप्लेन जब किया है आपको उस वक्त मैंने बता दिया है। आपका फिर से वही काम है कि इसके पीछे जो स्वाध्याय दिया है उसमें भी क्वेश्चन आंसर्स आप बिल्कुल ध्यान से सॉल्व कीजिए। वर्कबुक जो है वो सॉल्व कीजिए। वर्कबुक से आपको पता है, वर्कबुक आप सॉल्व करोगे तो कोई भी कहाँ पर का भी एक पूरे लेसन में का कहीं पर का भी क्वेश्चन अगर आता है तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए और केयरफुली आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इनकेस कोई बात नहीं समझ में आई तो ये लेक्चर आप फिर से देखिए, ठीक है। थैंक यू। और सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस, ये जो यूट्यूब पे चैनल है इसे सब्सक्राइब कीजिए। एंटायर हिंदी के जो आखिर एक और हमारा लेसन बाकी है, वो नेक्स्ट सेशन में वो लेसन हम लोग ले लेंगे, ताकि उससे क्या हो जाएगा कि पहली इकाई के लिए आपका जितना भी कोर्स है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।